Hey, good morning students. You all are welcome to my Python series. Students, आज हम अपने सीरीज के लेक्चर 11 पे पहुंच गए हैं और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इफ एलिफ लैडर को कि पाइथन में जो इफ एलिफ लैडर है वो कैसे वर्क करती है या उसको यूज करने का पर्पस क्या है। जब हमारे पास इफ या इफ एल्स है तो इफ एलिफ लैडर को क्यों यूज किया जाए। ठीक है, तो एक बार मैं पुराना आपको रिकैप करा देता हूँ क्योंकि ये सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंडर का टॉपिक है और सिलेक्शन स्टेटमेंट मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला इफ स्टेटमेंट, वो आपको लेक्चर 9 है। दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट जो कि आपको लेक्चर 10 में मिलेगा और तीसरा इफ एलिफ लैडर जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है। ठीक है, आपको मेरे लेक्चर 9 और लेक्चर 10 की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको कंटेंट मेरा अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो कर दो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो एक बार पहले हम रिकैप कर लेते हैं अपनी सिलेक्शन स्टेटमेंट का, फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे भाई सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स इन पाइथन, पाइथन की सिलेक्शन स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया था कि पाइथन में टोटल 3 सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हैं। पहली इफ स्टेटमेंट, ये आपको लेक्चर 9 में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट, इसके बारे में भी आपको लेक्चर 10 में मिल जाएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मिलेगा स्टूडेंट्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ एलिफ लैडर। अब इससे पहले कि इफ एलिफ लैडर में स्टार्ट करूं, मैं आपको पहले बता देता हूं कि इफ और इफ एल्स होने के बावजूद हमें इफ एलिफ लैडर क्यों पढ़ना पड़ता है। भाई, अगर आप मेरी लेक्चर 9 और लेक्चर 10 की वीडियो देखोगे तो उसमें आपको एक बात पता लगेगी कि जो इफ और इफ एलिफ लैडर है, जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, सॉरी, जो इफ और जो इफ एल्स स्टेटमेंट है, इन दोनों के पास ना एक एक डिसएडवांटेज है। इफ के पास क्या डिसएडवांटेज है कि इफ के पास अगर 10 कंडीशन है, अगर आप इफ में 10 इफ को यूज करते हो, 10 कंडीशंस का यूज करते हो और 10 कंडीशन में से आपको पता है कोई एक ही चलनी है, 10 नहीं चल सकती, 10 में से कोई एक चलेगी, 9 गलत होंगी। तो मान लो अगर पहली वाली भी चल जाती है, अब आपकी फर्स्ट कंडीशन चल गई इफ स्टेटमेंट में, आपको पता है बाकी की 9 गलत है, मगर स्टिल इफ स्टेटमेंट उन 9 को चेक कराएगा जरूर। जैसे कि लेक्चर 9 में इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन, जैसे मैं एक इवन ऑड का एग्जांपल लेके चलूं कि अगर एक नंबर इवन है, आपको पहली कंडीशन से पता लग गया कि एक नंबर इवन है, तो एक बात बताओ ना, उसे चेक करने की जरूरत है क्या कहीं वो ऑड तो नहीं है। मगर इफ वो करेगा, हालांकि वो प्रिंट भी कर देगा ऊपर की द नंबर इज इवन, मगर स्टिल चेक करेगा कि वो नंबर कहीं ऑड तो नहीं, हालांकि वो निकलेगा नहीं, प्रिंट होगा भी नहीं, मगर चेक तो करेगा ना, हमारा टाइम वेस्ट करेगा। तो ये प्रॉब्लम थी इफ के साथ, वो टाइम वेस्ट करता है हमारा हर कंडीशन को टेस्ट करके। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया इफ एल्स ने। एल्स ने बोला कि भाई मेरे को एल्स में कंडीशन ही मत दो, मैं अगर इफ ट्रू होगा तो इफ को चलाऊंगा, एल्स को देखूंगा भी नहीं, और अगर इफ ट्रू नहीं होगा तो मैं ऑटोमेटिकली एल्स को चला दूंगा बिना चेकिंग कराए। तो उधर हमारा टाइम बचा, मगर इफ एल्स के पास भी एक डिसएडवांटेज था कि इफ एल्स सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चंस को कर सकता था जिनमें 2 केसेस होते हैं, या तो ये या तो ये। अगर आपका 2 केसेस से ऊपर निकलता है तो वो क्वेश्चन को नहीं कर सकता। ठीक, तो अब हम चलते हैं इफ एलिफ लैडर की तरफ। अब इफ एलिफ लैडर हमारे ऊपर के दोनों केसेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, इफ की भी और इफ एल्स की भी। अब इफ एलिफ लैडर चलता कैसे है भाई, द इफ एलिफ लैडर ऑल्सो टेस्ट अ कंडीशन, वो भी एक कंडीशन टेस्ट करता है, फुल स्टॉप। इफ ऑल्सो टेस्ट अ कंडीशन नहीं होगा, यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस होगा, मल्टीपल कंडीशंस, फुल स्टॉप। इफ द कंडीशन evaluates to true, comma, a course of action is followed। मतलब अगर उसकी कंडीशन ट्रू निकल जाती है
तो अ कोर्स ऑफ एक्शन, एक बॉडी चलेगी एंड रेस्ट ऑफ द कंडीशंस आर इग्नोर्ड। यहाँ पे ये समझने वाली बात है भाई, इफ एलिफ लैडर अगर अपनी एक कंडीशन को चला देता है तो उसके नीचे जितनी भी, चाहे कंडीशन ट्रू ही क्यों ना हो, वो नीचे की कंडीशन टेस्ट ही नहीं करता भाई। मैं आपको पहले सिंटेक्स से समझाता हूँ, ये ना कोडिंग से बहुत बेटर क्लियर हो जाता है। तो मैं आपको पहले सिंटेक्स लिखा देता हूँ, फिर कोडिंग से इस कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूँ। इफ हम एक कंडीशन डालते हैं, सिंटेक्स ये है कि भाई आप एक कंडीशन डालोगे, इफ के अंदर पहले इफ से ही शुरू होता है, इसीलिए इफ एलिफ लैडर बोला जाता है इसे। इसमें आप एक स्टेटमेंट डाल देते हो कि अगर मेरी कंडीशन 1 ट्रू होती है तो आप स्टेटमेंट 1 को चला देना, वरना एल्स डालने की बजाय आप एलिफ लिखो। एलिफ लिखने का फायदा यह है कि आप दूसरी कंडीशन डाल सकते हो, कंडीशन 2 कोलन, इसमें आप डाल सकते हो स्टेटमेंट 2, मतलब दूसरी कंडीशन के लिए दूसरी स्टेटमेंट चला देना। तीसरी के लिए एलिफ फिर से कंडीशन 3, अब तीसरी कंडीशन डाल सकते हो आप कोलन स्टेटमेंट 3। ऐसे ही आपको जितने एलिफ लगाने हैं या जितनी आपकी कंडीशन की नीड है उस हिसाब से आप एलिफ 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 लगाते रहो, और लास्ट में एल्स लगाओ, और एल्स में आप अपनी लास्ट स्टेटमेंट, जो आपको लगता है यार ऊपर में से कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ऑटोमेटिकली ये हो जाए, तो आप अपनी लास्ट स्टेटमेंट एन को डाल सकते हो। ठीक है, मतलब इफ एलिफ 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 जितनी कंडीशंस हैं उतने लिए एलिफ लगाते जाओ, और लास्ट केस को ले जाके एल्स में डाल दो। वो तब चलेगा जब आपका कुछ ना चले ऊपर में से तो ये चल जाए, वो केस होता है। ठीक है, तो ये इफ एलिफ लैडर की वर्किंग होती है। अब हम कुछ कोड बनाते हैं इसको समझने के लिए कि ये कोडिंग में कैसे चलता है। ठीक, तो पहले तो मैं पुराने ही जो मैंने इफ एल्स पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि ये क्वेश्चन इफ एल्स से नहीं हो सकता, उनमें से कोई क्वेश्चन उठा लेता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसे इफ एल्स लैडर चलती है। देखो, जैसे मैं एक क्वेश्चन पकड़ता हूँ, वैप टू एंटर अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज इवन, सॉरी, पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव और जीरो। वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये जीरो है। अब क्वेश्चन को देख के आपको पता लग रहा है कि यहाँ तीन केसेस हैं, या तो नंबर पॉजिटिव ही होगा, या तो नंबर नेगेटिव ही होगा, या तो नंबर जीरो ही होगा। तो यहाँ पे हमें इफ एलिफ लैडर की जरूरत पड़ेगी। कैसे? नम इज इक्वल्स टू इन इनपुट एंटर नंबर, मैंने एक नंबर एंटर कराया भाई। अब कंडीशन लगाता हूं, इफ अगर नम ग्रेटर देन जीरो निकलता है तो इस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव, हमारा जो नंबर है वो पॉजिटिव है, एलिफ। अगर नम लेस देन जीरो निकलता है तो प्रिंट नंबर इज नेगेटिव, और एल्स, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि भाई आप अपनी लास्ट केस को कि भाई ये भी नहीं हुआ ये भी नहीं हुआ तो आप एल्स में डाल दो, क्योंकि अगर पॉजिटिव नहीं हुआ नेगेटिव नहीं हुआ आपके पास बचा ही एक ऑप्शन है, दैट इज नंबर इज जीरो, और आपका कोड हो गया भाई। अब मैं इस कोड को रन करूंगा ना तो ये मुझे एक्यूरेट आउटपुट देगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये बोलता है मुझे एक नंबर डालो, मैं नंबर डालता हूँ 45, आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव नंबर है। प्रिंट करते हैं तो ये बोलता है मुझे कि नंबर इज पॉजिटिव। मैं बंद करता हूँ और कोड को दोबारा से रन करता हूँ एक बार। ये फिर से मुझसे एक नंबर की एंट्री करवाता है, मैं इस बार नेगेटिव नंबर डाल देता हूँ -78, द नंबर इज नेगेटिव। और एक बार जरा जीरो भी डाल के देखो, द नंबर इज जीरो, मतलब मेरा कोड सही चल रहा है। ठीक, अब कई बच्चों को यह भी डाउट रहता है कि सर हमने तो कहीं कहीं देखा है कि इफ एलिफ लैडर में बंदा एल्स ना भी लगाए तो भी चलता है। जैसा कि आपने हमें सिंटेक्स में ये बात पढ़ाई है कि इफ एलिफ एलिफ जितनी कंडीशन डालनी है और लास्ट स्टेटमेंट एल्स। भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एलिफ लैडर एलिफ पे भी एंड होती है, ऐसा मैंडेटरी नहीं होता कि आप एल्स
मैंने तो एल्स तक इसलिए पूरा सिंटेक्स इसलिए लगाया है ताकि आपको ये पता रहे कि वो एल्स के साथ भी एंड हो सकता है, और यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया कि वो एलिफ के साथ भी एंड हो सकता है। मगर अगर आप एल्स के साथ एंड करते हो तो आपको कंडीशन लगाना मैंडेटरी नहीं होता, मगर आप एलिफ के साथ एंड करोगे, जैसे यही केस अगर मैं एलिफ के साथ एंड करता हूं तो मुझे यहाँ कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि अगर नंबर इक्वल्स टू 0 है तो प्रिंट करे नंबर इज 0। तो अभी भी ये कोड एकदम एक्यूरेट आउटपुट देगा, कुछ गलत नहीं होगा, बस एलिफ में कंडीशन मैंडेटरी हो जाती है और ये कोड चलेगा, प्रॉपर एरर नहीं है। ठीक, तो होप सभी को इफ एलिफ लैडर क्लियर हुआ कि इफ एलिफ लैडर का क्या यूज है। और इसमें अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है ना, मान लो ये ट्रू हो गई, तो वो नीचे वाली को देखेगा भी नहीं भाई, देखता भी नहीं है, चाहे नीचे वाली ट्रू ही क्यों ना हो जाए। अगर उसको अपनी एक कंडीशन ट्रू हो जाती मिल जाती है ना, तो वो अपने नीचे कितनी भी कंडीशन, चाहे 100 कंडीशन भी क्यों ना हो, और चाहे वो 100 की 100 सही भी क्यों ना हो, वो देखेगा नहीं। उसकी जहां से कंडीशन, मान लो पहली ट्रू नहीं हुई, दूसरी मिल गई, तो दूसरी के नीचे किसी को नहीं देखेगा। ठीक, ये इफ एलिफ लैडर की वर्किंग होती है। अब मैं कुछ और क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस करा देता हूँ इफ एलिफ लैडर के, ताकि आपको वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, हमने पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तो कर लिया ना। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम 3 केसेस वाला। swap to enter on 3 numbers, 3 numbers एंटर करने हैं आपको, एंड एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट नंबर अमंग देम। उनमें से लार्जेस्ट नंबर डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो 3 नंबर के लिए 3 वेरिएबल बना दू। ए इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर एंटर हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसे, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, एंटर सेकंड नंबर और एंटर थर्ड नंबर, और यहाँ वेरिएबल्स के लिए बी और फिर दूसरा वेरिएबल सी। अब मैं कंडीशन लगाता हूँ, देखो ध्यान से। इफ अगर ए बी से बड़ा है, एंड मैंने ऑपरेटर्स के अपने टॉपिक्स में, मेरे पीछे के लेक्चर्स में जाओगे आप इसी प्लेलिस्ट में, तो आपको एक टॉपिक मिलेगा ऑपरेटर्स इन पाइथन, वहां पे एंड ऑपरेटर के बारे में बताया, आप देख सकते हो उसे। अगर ए बी से बड़ा है एंड ए सी से भी बड़ा है, तो आप इस सिचुएशन में बोल सकते हो कि मेरा लार्जेस्ट नंबर कौन है भाई, प्रिंट लार्जेस्ट नंबर इज ए, डिस्प्ले हो जाएगा एलिफ। दूसरी कंडीशन, अगर बी सी से बड़ा है, अब सर बी को ए से चेक क्यों नहीं कराया आपने, भाई ए और बी की चेकिंग तो ऊपर ही हो चुकी है ना, वहां पे आपको पता है कि उन दोनों में से कौन बड़ा है। तो जब हम नीचे आते हैं तो हमें सिर्फ बी को सी से चेक कराना रह जाता है। तो प्रिंट इस सिचुएशन पे आप बोल सकते हो कि लार्जेस्ट इज, या लार्जेस्ट नंबर इज कॉमा बी। और लास्ट केस एल्स, भाई अगर दोनों ही बड़े नहीं है तो एक ही बचा ही आपके पास बड़ा नंबर, लार्जेस्ट नंबर इज सी। ठीक है, मैं ऊपर कमेंट बना देता हूं ऊपर वाले कोड को, वरना वो भी चलने लगेगा भाई। और नीचे वाला कोड मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। ये लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स का कोड है, रन करते हैं। मैं 3 नंबर यहाँ पास करूंगा। फर्स्ट नंबर मैंने डाला 45, दूसरा नंबर डाला मैंने 89, तीसरा नंबर डाला मैंने 23। अब आपको दिख रहा है तीनों में से लार्जेस्ट 89 है, लार्जेस्ट नंबर इज 89, मतलब हमारा कोड एक्यूरेटली वर्क कर रहा है। ठीक है, एक सैंपल क्वेश्चन और करते हैं इस पे, फिर मैं इस वीडियो के एंड में आपको कुछ क्वेश्चंस की स्क्रीन शेयर कर दूंगा, आप उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, मैं एक सैंपल क्वेश्चन यहाँ पे और कराता हूँ आपको। स्वैप टू एंटर वेट एंड हाइट ऑफ अ पर्सन। आपको एक इंसान की वेट और हाइट कराना है, एंड कैलकुलेट करना है हिज बीएमआई। बीएमआई को फुल फॉर्म में बोला जाता है बॉडी मास मास इंडेक्स, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो अभी मैं नीचे लिख देता हूं। एंड कैलकुलेट इट्स बीएमआई एंड डिस्प्ले डिस्प्ले द
न्यूट्रिशनल स्टेटस एज फॉलोज। अब न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसे डिस्प्ले करना है, पहले तो बीएमआई का फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूँ। बीएमआई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट अपॉन, जो भी बंदे का वेट है, अपॉन हाइट का स्क्वायर, हाइट की पावर 2, वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बीएमआई। ठीक, अब मुझे क्या करना है, बीएमआई के बेसिस पे न्यूट्रिशनल स्टेटस बताना है। कैसे, अगर बंदे का बीएमआई, अगर बंदे का बीएमआई, और ये इधर हम रख लेते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस, ठीक है, अगर जो बंदा है उसका बीएमआई लेस देन इक्वल्स टू 18.5 निकलता है, ठीक, तो इस टाइम पे आप बोलोगे कि वो अंडरवेट है, अंडर। ठीक, ये जो मैं बीएमआई ले रहा हूँ भाई, वो ऐसे ही रैंडमली ले रहा हूँ अपने दिमाग से कुछ भी वैल्यू बना के, तो आप लोग अपने आप को जज मत करने लगना कि यार मेरा बीएमआई इससे कम आ रहा है, मैं अंडरवेट हूँ, ये हूँ। मैं रैंडमली कुछ भी नंबर ले रहा हूँ सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट, अगर वो 18.5 से बड़ा है, मतलब 18.5 से उसका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा है, बट लेस देन 21.5 है, तो ये हो गया नॉर्मल बंदा। अगर वो इधर लेस देन इक्वल्स टू करते हैं, अगर वो ग्रेटर देन 21.5 है एंड लेस देन इक्वल्स टू 26.5 है, तो वो है ओवरवेट। और अगर वो ग्रेटर देन 26.5 है तो वो है ओबीज। ठीक, अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे हम बीएमआई कैलकुलेट करने वाले हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, वेट एंड हाइट दो चीजें एंटर करानी पड़ेगी। तो वेट के लिए मैं वेरिएबल डब्ल्यू ही बना लेता हूँ, इंट इनपुट। आप फ्लोट भी ले सकते हो भाई, अगर आप वेट डेसिमल में डालना चाहते हो तो एंटर द वेट ऑफ द पर्सन, बंदे का वेट एंटर करो। हाइट के लिए एच वेरिएबल डाल लेते हैं, इन इनपुट एंटर द हाइट ऑफ पर्सन, इंसान की हाइट एंटर करो। उसके बाद एक फॉर्मूला बनाते हैं, बी एम आई इज इक्वल्स टू वेट अपॉन जो भी उसकी हाइट है उस हाइट का स्क्वायर। और फिर हम पहले तो प्रिंट करा देते हैं कि हमारे पर्सन का बीएमआई, द बीएमआई इज, हमारे पर्सन का बीएमआई जो है, बीएमआई वेरिएबल को डिस्प्ले कर, ये है जो भी निकल के वो आएगा। और इफ उसके बाद कंडीशन लगाते हैं कि अगर उसका बीएमआई, हमारे पहला केस क्या था भाई, हमारा पहला केस था कि अगर उसका बीएमआई लेस देन इक्वल्स टू 18.5 होता है तो प्रिंट हमारा जो पर्सन है वो अंडर वेट है। ठीक, एलिफ अगर उसका जो बीएमआई कैलकुलेट हुआ है ग्रेटर देन 18.5 होता है एंड लेस देन, सॉरी बीएमआई दोबारा से लिखना पड़ता है, बीएमआई लेस देन 21.5, लेस देन इक्वल्स टू 21.5 होता है, तो इस सिचुएशन में हम प्रिंट करेंगे ओ नॉर्मल एलिफ greater than 21.5 and BMI less than equals to 26.5, print over weight else। अगर इन तीनों में से कुछ नहीं है तो प्रिंट, भाई बचा क्या, ओबीज, मतलब 26.5 से बड़ा ही है उसका वेट बीएमआई। ठीक, सेव करते हैं, जरा कोड को अब रन करके देखते हैं कि ये सही चल भी रहा है कि नहीं। एग्जीक्यूट करते वक्त सबसे पहले ये हमसे वेट मांगेगा, तो वेट जो हमें डालना होता है वो केजीज में डालना होता है।
तो मैं अपना ही वेट यहाँ पास कर देता हूँ, दैट इज 65 kgs। एंटर प्रेस करता हूँ, फिर ये मुझसे हाइट मांगेगा। हाइट जो डालनी होती है वो मीटर्स में डालनी होती है। तो मान लो मैं अपनी हाइट डाल देता हूँ 2.2 मीटर्स, क्योंकि मैंने हाइट को इंटीजर में लिया हुआ है। मीटर्स में भाई देखो, फीट में जो 5-5.5 फीट के आसपास है जिसकी हाइट, उसको अगर मीटर में आप कन्वर्ट करोगे तो 2-2.5 मीटर से ऊपर जाएगा नहीं वो। ठीक है, तो मैं अपनी हाइट, एक सैंपल हाइट ले लेता हूँ 2, क्योंकि मेरी हाइट ज्यादा लंबी है नहीं, वेट मेरा यही है एक्यूरेट, मगर हाइट मेरी अप्रॉक्स 5'5" आती है। तो मैं उसके हिसाब से एक अंदाजन 2 मीटर हाइट ले लेता हूँ। एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये मुझे दिखा देता है कि आपका बीएमआई 16.25 है और आप अंडरवेट है। हालांकि मैंने आपको बोला था कि ये जो बीएमआई ले रहा हूँ मैं रैंडमली ले रहा हूँ, तो इसलिए कोई अपने आप को जज ना करने लगे इसे देख के या इस कोड को चला के कि भाई मैं अंडरवेट हूँ, ओवरवेट हूँ। क्लियर है बात? तो होप सभी को इफ एलिफ लैडर क्लियर, कि इफ एलिफ लैडर कैसे वर्क करती है। अब मैं इस लेक्चर के एंड में कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ जिसमें मल्टीपल कंडीशंस होंगी, और आपको वो सारे क्वेश्चंस इफ एलिफ से ट्राई करने हैं। जिसको जिस क्वेश्चन में भी डाउट होगा वो कमेंट में मैसेज कर सकता है मुझे क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये 4 क्वेश्चंस हैं जो इफ एलिफ लैडर के यूज से कर सकते हो आप। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ये आप लोग इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। होप आज का इफ एलिफ लैडर वाला लेक्चर सभी को क्लियर। किसी को कोई भी डाउट रहता है तो वो मुझे कमेंट में मैसेज कर सकता है। ठीक, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।